स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी की जो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 एनिमल फिजियोलॉजी, जंतु कार्य की, इससे संबंधित है। यूनिट नंबर 6 में एनिमल फिजियोलॉजी के टोटल 5 लेसन हैं, जो लेसन नंबर 21 से स्टार्ट होते हैं। तो आज उसी यूनिट का जो लेसन नंबर 21 है, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हिंदी में इसे मानव में अध्यावरण तंत्र इस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 21 को। और आज हम इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्यावरण तंत्र के बारे में, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में। क्या है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम? ये हमारे शरीर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे कुछ टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम है, वो इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम कौन से घटकों से मिलकर बना हुआ है, पहले इस पे बात करेंगे। तो अगर मैं इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम की बात करता हूं, जिसे हिंदी में अध्यावरण तंत्र इस नाम से जाना जाता है, तो इसमें एक तो हमने सम्मिलित किया है त्वचा को, इंग्लिश में स्किन के नाम से जाना जाता है। तो अध्यावरण तंत्र का जो पहला कंपोनेंट है वो है स्किन या त्वचा। अच्छा, इसके अलावा इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम में त्वचा के जितने भी व्युत्पन्न हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, तो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न सम्मिलित रूप से अध्यावरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम स्किन एंड स्किन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर है। अब क्या क्या आएगा इस इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम में, या हम लोग इस चैप्टर में कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो सीधी सी बात है, एक तो हमारा डिस्कशन रहेगा स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, और जो त्वचा के व्युत्पन्न है, स्किन के
डेरिवेटिव्स हैं उसमें क्या क्या आएगा। तो बेसिकली हम बात करते हैं एक तो त्वक ग्रंथियों के बारे में। ऐसे कई उदाहरण हैं त्वक ग्रंथियों के, जैसे स्वेद ग्रंथियां जो स्वेद या पसीने का स्त्रावण करती हैं, ये भी त्वचा का एक व्युत्पन्न है। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां हैं जो मिल्क सीक्रीशन का काम करती हैं। ये स्तन ग्रंथियां भी त्वचा का व्युत्पन्न है। इसके अलावा सेरुमिनस ग्रंथियां, ये सभी जो त्वक ग्रंथियां हैं ये त्वचा के व्युत्पन्न हैं। तो दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे त्वक ग्रंथियों के बारे में, और त्वक ग्रंथियां त्वचा का ही व्युत्पन्न है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं त्वचा के व्युत्पन्न में, वो हेयर या रोम है। तो रोम की संरचना, रोम के कार्य, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो जो रोम है, हेयर है, वो भी त्वचा का व्युत्पन्न है। इसके अलावा नाखून, ये भी त्वचा के व्युत्पन्न है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 21 में हम फोकस करेंगे एक तो त्वचा की संरचना के बारे में, एक हम डिस्कस करेंगे त्वचा में उपस्थित त्वक ग्रंथियों के बारे में, और एक हम डिस्कस करेंगे रोम, हेयर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज त्वचा से। तो बात हमने एक ही चीज अभी तक डिस्कस की है कि जो हमारा चैप्टर है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में अध्यावरण तंत्र के नाम से जाना जाता है, उस अध्यावरण तंत्र में कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो सीधी सी बात है, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न सम्मिलित रूप से अध्यावरण तंत्र का, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या है कंपोनेंट? त्वचा एक कंपोनेंट हो गया। नंबर 2 त्वक ग्रंथियां, मैंने कुछ एग्जाम्पल काम में लिए थे, डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। नंबर 3 हेयर, रोम आ जाएगा। नंबर 4 नेल्स, नाखून है, वो भी त्वचा के व्युत्पन्न है। अच्छा, मानव के अलावा गाय, भैंस, अगर इन जंतुओं को आपने देखा है तो इनमें सींग होते हैं, खुर होते हैं। तो ये सींग और खुर ये भी त्वचा के व्युत्पन्न ही हैं। तो बात में आई अध्यावरण तंत्र का अर्थ क्या है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहली बात हम करेंगे वो बात करेंगे हम त्वचा के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे त्वचा की औती की, जिसे अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं अध्यावरण तंत्र में, वो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, त्वचा की औतिकी का टॉपिक है।
उसको हम स्टार्ट करते हैं कि त्वचा की संरचना कैसी है, इसके कितने स्तर हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन के साथ। तो कुछ बेसिकली बातें हम डिस्कस करें। बात करते हैं त्वचा की संरचना की, तो हम क्या देखते हैं कि त्वचा की संरचना में ये दो स्तर उपस्थित हैं, दो लेयर्स हैं। जो आउटर लेयर है त्वचा की, उसका नाम है एपिडर्मिस, हिंदी में इसे अधिचर्म स्तर के नाम से जाना जाता है। और जो निचला स्तर है, जो आंतरिक स्तर है, उसे नाम दिया गया है डर्मिस, हिंदी में चर्म स्तर। तो हमने क्या बात की कि त्वचा की अगर हम संरचना को देखते हैं तो त्वचा की संरचना में ये दो स्तर हमें दिखाई देते हैं। बाहर वाला एपिडर्मिस या अधिचर्म स्तर, आंतरिक या अंदर वाला डर्मिस चर्म स्तर। आज जो फोकस में करूंगा वो करूंगा केवल और केवल एपिडर्मिस स्तर के बारे में, हिंदी में जिसे हमने नाम दिया है अधिचर्म स्तर। तो आज हम बात करेंगे एपिडर्मिस या अधिचर्म स्तर के बारे में। तो शुरू करते हैं अधिचर्म स्तर के बारे में। कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में। हम सभी ने गैस्ट्रुलेशन कि जब भ्रूणीय परिवर्धन की क्रिया होती है तो उस भ्रूणीय परिवर्धन के समय ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला के निर्माण की क्रिया होती है और ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला के निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रूला भवन के नाम से जाना जाता है। और वहां हम क्या देखते हैं कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। भ्रूणीय एक्टोडर्म स्तर, भ्रूणीय मीजोडर्म स्तर और भ्रूणीय एंडोडर्म स्तर। ये 3 जनन स्तर बनते हैं। तो बात कर रहे हैं हम कि जो भ्रूणीय एक्टोडर्म है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म कहें उसे, उस भ्रूणीय एक्टोडर्म से अधिचर्म या एपिडर्मिस स्तर का निर्माण हुआ है। तो एक बात क्लियर हो गई कि एपिडर्मिस का निर्माण एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होता है। तो जो भ्रूणीय एक्टोडर्म स्तर है, उस एक्टोडर्म स्तर से एपिडर्मिस स्तर का निर्माण होता है। नंबर 2, ये बाहरी स्तर है। तो एपिडर्मिस त्वचा का आउटर पार्ट है, त्वचा का बाहरी ऊपरी स्तर होता है। अगर हम एपिडर्मिस की संरचना देखें तो उसमें कई सारे स्तर बने हुए हैं, खूब सारी लेयर है इसमें। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है
एपिथीलियल, उपकला ऊतक तो है ये, क्योंकि ये बना रहा है सरफेस, सतह का निर्माण करता है। तो ये उपकला ऊतक का उदाहरण है, एपिथीलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। लेकिन इस प्रकार की उपकला ऊतक में कई सारे स्तर, कई सारी लेयर्स मौजूद हैं। तो ये उदाहरण है आपके एपिथीलियल टिश्यू का। लेकिन खूब सारे स्तर हैं इसमें, इसलिए हम एपिडर्मिस को उदाहरण मानते हैं स्तरित उपकला ऊतक का। उपकला तो है ये, लेकिन कई स्तर, कई लेयर्स मौजूद हैं इसमें। तो एपिडर्मिस स्तरित उपकला ऊतक का एक उपयुक्त उदाहरण है। इसमें खूब सारी लेयर्स या स्तर मौजूद होते हैं। तो ये स्तरित उपकला ऊतक का एक उदाहरण है। तीसरी बात कि इस अधिचर्म स्तर, एपिडर्मिस स्तर में किसी भी प्रकार की कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। यहां पर रुधिर केशिकाएं, रुधिर वाहिनियां प्रेजेंट नहीं है। तो जब यहां ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो अधिचर्म स्तर की कोशिकाओं को न्यूट्रिशन यानी पोषण, गैसेस यानी ऑक्सीजन, इनकी प्राप्ति नहीं होती। तो एपिडर्मिस जो स्तर है उसमें किसी भी प्रकार की कोई ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं है। तो ना तो यहां पर रुधिर केशिकाएं हैं और ना ही यहां पर किसी भी प्रकार की कोई रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल मौजूद है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर इस एपिडर्मिस स्तर में मौजूद नहीं होती। तो हमने तीन बातें डिस्कस की एपिडर्मिस के बारे में। एक तो इसके परिवर्धन की मैंने बात की कि एपिडर्मिस का परिवर्धन भ्रूणीय एक्टोडर्म स्तर से हुआ है। दूसरा, एपिडर्मिस उदाहरण है स्तरित उपकला ऊतक का। इसका मतलब है कि एपिडर्मिस की संरचना में कई सारे स्तर या लेयर्स मौजूद होती हैं। अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और तीसरी बात, इस स्तर में यानी एपिडर्मिस जो भाग है त्वचा का, यहां पर रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है, इसलिए यहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं एपिडर्मिस की संरचना देखता हूं तो मुझे भीतर से बाहर की ओर ये निम्न स्तर दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैंने नंबर 1 पे लेयर लिखी है वो सबसे आंतरिक लेयर है, जो किसके संपर्क में होगी? डर्मिस के चर्म स्तर के संपर्क में। तो मैं नीचे से ऊपर की ओर आ रहा हूं। तो सबसे आंतरिक स्तर है स्ट्रेटम मैलपीगी। उसके ठीक ऊपर, थोड़ा और ऊपर आए तो दूसरा स्तर आएगा स्ट्रेटम स्पाइनोसम। उसके थोड़ा ऊपर आए स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। उसके थोड़ा और ऊपर आए स्ट्रेटम ल्यूसीडम।
और ये जो लेयर आपको दिख रही है सबसे ऊपर, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम स्तर है। तो एपिडर्मिस के बारे में 4 बातें हमने डिस्कस की अभी तक। अब हम इसकी स्ट्रक्चर में ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इनकी बात करते हैं। तो 2 लेयर में आज डिस्कस करूंगा, बाकी की 3 कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रेटम मैलपीजी की। क्या है देखते हैं। ये अधिचर्म की सबसे आंतरिक परत है जो किसके कांटेक्ट में, डर्मिस के कांटेक्ट में। अभी मैंने कहा ये उपकला ऊतक है, तो 11th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस किया था कि उपकला ऊतक हमेशा आधारीय झिल्ली पर उपस्थित है। तो सबसे आंतरिक ये मैलपीजी है। मैलपीजी के नीचे एक आधारीय झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे डर्मिस है। तो डर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर आ गई स्ट्रेटम मैलपीजी। हिंदी में आप इसे मैलपीजी स्तर के नाम से जानते हो। क्लियर। नंबर 2, हमने कहा था कि एपिडर्मिस में ब्लड सप्लाई नहीं है और यहां पर किसी भी प्रकार की कोई रुधिर वाहिनी मौजूद नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटम मैलपीजी की कोशिकाएं हैं इस पर्टिकुलर लेयर की, वो पोषण प्राप्त कर लेती हैं डर्मिस से, चर्म स्तर से, यानी यहां से न्यूट्रिशन, पोषण इस स्तर की कोशिकाओं को प्राप्त हो जाता है। तो ये कोशिकाएं लगातार विभाजनशील हैं, लगातार डिवाइड होती रहेगी। और जब ये लगातार डिवाइड होगी तो बनी हुई नई कोशिकाएं तो यही रह जाएगी, पुरानी कोशिकाएं इन स्तरों की ओर खिसकती जाएगी। यानी जो स्पाइनोसम की कोशिकाएं हैं ये भी कहां से आई, मैलपीजी स्तर से आई। फिर स्पाइनोसम की कोशिकाएं कहां चली गई, ग्रेन्युलोसम में। इस तरह से ये ऊपर जाती जाएगी। यानी पूरे अधिचर्म स्तर का निर्माण मैलपीजी स्तर की कोशिकाओं में विभाजन से होता है। इसलिए इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव भी कहा जाता है। हिंदी में इस स्तर को हम अंकुरण स्तर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर अधिचर्म के दूसरे स्तरों का निर्माण करती हैं। यहां तक ठीक। अगली जो बात मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेटम मैलपीजी के बारे में, वो क्या है कि स्ट्रेटम मैलपीजी जो है, जर्मिनेटिव जो स्तर है, अंकुरण जो स्तर है, इसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं इस पर्टिकुलर स्तर में। इन कोशिकाओं में एक काले रंग का वर्णक भरा हुआ है जिसे मेलेनिन के नाम से जाना जाता है। तो जिन कोशिकाओं में ये मेलेनिन वर्णक भरा हुआ है, कोशिकाएं हैं कौन से स्तर की, मैलपीजी स्तर की, अंकुरण स्तर की, लेकिन सब में नहीं है। जिन कोशिकाओं में ये वर्णक है ब्लैक कलर का, उन कोशिकाओं का नाम है मेलेनोसाइट। ये मेलेनोसाइट त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। अगर मेलेनोसाइट में मेलेनिन वर्णक ज्यादा सिंथेसिस होता है तो त्वचा का रंग डार्क होगा। अगर मेलेनोसाइट्स में मेलेनिन वर्णक का संश्लेषण कम होता है
त्वचा का रंग हल्का होगा। तो ये सब कुछ इस वर्णक पर निर्भर करता है। ये वर्णक जिन कोशिकाओं में है उनका नाम है मेलेनोसाइट। अच्छा, स्ट्रेटम जो मेलपीजी है, अंकुरण स्तर की बात कर रहे हैं हम, क्या देखते हैं इस स्तर की कोशिकाओं में कुछ अतिवृद्धियां बनी हुई हैं। इन अतिवृद्धियों को रेटेपेगस के नाम से जाना जाता है। तो कुछ आउटग्रोथ्स हैं, कुछ अतिवृद्धियां हैं मेलपीजी स्तर में, जिन्हें हम रेटेपेगस के नाम से जानते हैं। दूसरे स्तर पे चले, उस दूसरे स्तर का नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। हिंदी में इसे शूल स्तर के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रेटम मेलपीजी से थोड़े ऊपर आए, अगला जो स्तर है वो है शूल स्तर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इस स्तर में हम क्या देखते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की अतिवृद्धियों वाली हैं। ये कोशिकाएं षटकोणीय, इस तरह की कुछ अतिवृद्धियां निकली हुई हैं इनमें। तो ये क्या करती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से इस तरह टाइटली पैक रहती है। तो हमारी त्वचा में जो दृढ़ता है कि वो आपस में टाइटली पैक हैं, वो इस स्ट्रेटम स्पाइनोसम के कारण होती है। तो आज हमने बेसिकली 2-3 बातें डिस्कस की। उसमें पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि अध्यावरण तंत्र से हम क्या समझते हैं, अध्यावरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। फिर हमने बात की स्किन की हिस्टोलॉजी की। उसमें हमने कहा 2 स्तर हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। और आज हम बात कर रहे थे केवल एपिडर्मिस की, अधिचर्म स्तर की। आपको अधिचर्म स्तर के कुछ लक्षण बताए और बताया कि 5 स्तर हैं इसमें। उसमें से आंतरिक जो 2 स्तर हैं, स्ट्रेटम मेलपीजी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। मेलपीजी स्तर को अंकुरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है और स्पाइनोसम को शूल स्तर के नाम से जाना जाता है। आगे के जो 3 स्तर है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।